Hello everyone, my name is स्वीटी पढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले कॉमन टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भले ही आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमनली क्लास 11th और 12th के सिलेबस में इंक्लूड होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी स्पेशली 11th के बच्चों को जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो प्लीज इस वीडियो से पहले एक बार प्लेलिस्ट से गो थ्रू होकर आए, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैंने 2 नई वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड की हैं जो कि क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से ऐड है। वहां पे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वीडियो है उसमें से गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको पढ़कर आए। साथ ही साथ आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज, उसके फंक्शन, जो कुछ भी मैंने उस 2 वीडियो में टॉपिक पढ़ाया है, आप प्लीज उन 2 वीडियोस को देख कर आए। उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको कंटिन्यू करें। क्लास 12th वाले बच्चे प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस में आप लोग चलिए। भले ही आप क्लास 11th के हैं या 12th के हैं, मैं हमेशा आपको कहूंगी कि जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस देखा करिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कुछ कॉमन से टॉपिक आ जाते हैं जो मैं क्लास 11th में भी डाल देती हूँ प्लेलिस्ट में और 12th में भी डाल देती हूँ। तो अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि वीडियोस का सीक्वेंस क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम इलेक्ट्रोड की जब बात करते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होती है, जिसमें एक में होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे में होता है रिडक्शन। हर इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ खुद का पोटेंशियल होता है, फिर वो भले ही ऑक्सीडेशन शो करे या फिर वो रिडक्शन प्रोसेस शो करे। अब होता क्या है कि हम इतनी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसको इग्नोर करने के लिए जो आयुपैक है उसने कंसीडर कर रखा है कि जब भी हम रिडक्शन की बात करेंगे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करेंगे। मतलब अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो तो हम कॉमनली समझ जाते हैं कि हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड द फर्दर कंफ्यूजन। तो अब देखिए होता क्या है कि हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप एब्सोल्युटली बिल्कुल एक्यूरेट निकालो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उसका एग्जैक्टली एब्सोल्युटली तो हम निकाल नहीं रख सकते बिल्कुल एक्यूरेट कि उसका पोटेंशियल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोड को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। तो वही रेफरेंस का काम हमारा कौन करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या करते हैं, आर्बिट्ररी मतलब अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ये हमने मान रखा है। हम क्या करते हैं कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल कर देते हैं, जोड़ देते हैं किसी हाफ सेल के साथ, दूसरे हाफ सेल के साथ, और फिर कंपेयर करके देखते हैं कि दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को हम लोग शॉर्ट में शी भी कहते हैं और इसी को हम लोग शॉर्ट में N.H.E भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं। HCl सोल्यूशन ही क्यों हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। तो हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर से एक पतली सी प्लैटिनम की वायर निकल रही होती है। फिर यहाँ पे एक चिप होती है या आप कह सकते हैं छोटा सा टुकड़ा होता है प्लैटिनम का, जो कि हमने उसके ऊपर प्लैटिनम का ब्लैक पाउडर जो है उससे कोटिंग की हुई होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर से प्लैटिनम वायर यहां से निकल रही है, ये HCl के सॉल्यूशन में डिप होती है और यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 atm में पास कराते हैं।
अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि ये दोनों तरीके के प्रोसेस शो कर देती है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख के दी है क्योंकि काफी बच्चे मुझे इस तरीके के मैसेज कर रहे थे कि मैम हम लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो आप इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बता रखा है, जस्ट कंस्ट्रक्शन बता रखी है कि भाई जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है वो प्लैटिनम वायर से मिलके बनती है एक ग्लास ट्यूब के अंदर, और उसी में प्लैटिनम की फॉइल जो है वो अटैच होती है। ये प्लैटिनम की फॉइल है। फिर कह रहे हैं कि उस फॉइल की हम लोग कोटिंग कर देते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम पाउडर से एंड एक्ट एज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और ये किसकी तरह एक्ट करती है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। इट इज डिप्ड इनटू एन एसिड सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर HCl। जो हमने यहाँ पे एसिड लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। प्योर हाइड्रोजन गैस हम लोग पास कराते हैं जिसका प्रेशर होता है 1 atm, और वो कॉन्स्टेंटली बबल्ड करती है इनटू द सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। द सरफेस ऑफ द फॉइल एक्ट्स एज अ साइट फॉर द रिएक्शन। जो फॉइल का सरफेस है, जो फॉइल की सतह है, ठीक है, सरफेस है, वो वहां पे रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होती। तो आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अब देखो होता क्या है। होता ये है कि हमने हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान रखा है 0, हम उसको मान के चल रहे हैं कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 है। अब 0 से कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि हमने इसको जिसके साथ जोड़ा है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे कि मैं रफली डायग्राम बना रही हूं। जैसे कि मान लीजिए सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड जो है ये ले ली। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बना रही हूँ, रफ सा डायग्राम। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा माइंड मत करना। हमने इसको कनेक्ट कर रखा है एमीटर वोल्ट मीटर जो भी है, ये इसका 1 मोलर HCl सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसको कपल कर दिया दूसरे सेल के साथ। ये हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और ये हमारा दूसरा सेल है। मान लीजिए यहां पे मैंने लगाई कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये मेरी कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कॉपर की। आप जिसका निकालना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे डिप कर रखा है हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये भी 1 मोलर है। तो अब होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो तो 0 है, और कॉपर जो है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इस 0 के कंपैरेटिवली कितनी आती है? वो आती है 0.34 वोल्ट एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब अगर आप देखो हाइड्रोजन और कॉपर, तो इसमें से कौन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये क्या कराएगा? रिडक्शन। और ये क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा निकला। कितना ज्यादा निकला कि अगर हम हाइड्रोजन का 0 मान के चल रहे हैं तो कॉपर का 0.34 वोल्ट आ रहा है। समझ में आया? अब हो क्या रहा है कि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहलाएगी एनोड, इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये कहलाएगी कैथोड। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है हवा में से तो आएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, कोई ना कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? जो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इतनी बात क्लियर है? अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए सपोज, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इस सबको भूल जाइए। अब मान लीजिए मैंने यहां पे हाइड्रोजन के साथ जो है अब की बार लगा दी जिंक की रोड। कौन सी लगा दी? जिंक की रोड। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है,
उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। और हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर करेंगे जिंक को, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आएगा? वो आएगा आपका माइनस का 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? 0 बड़ा होता है कि माइनस 0.76 बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है 0 बड़ा होता है। तो यानी कि अगर हम जिंक को कपल करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कितने टाइम? 0.76 टाइम जिंक से। तो इट मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब ये कराएगा रिडक्शन अपना, और इसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन खुद का। मतलब ये अब करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। और ये अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा है, इट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो आपने कॉपर का एग्जाम्पल देखा, तब ये जो था हाइड्रोजन, ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा था। जब आपने जिंक का देखा, तो अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, एनोड की तरह भी, कैथोड की तरह भी। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम उसको किसके साथ जोड़ रहे हैं। ये एक तरीके का हाफ सेल है, और हम इसको दूसरे किसी हाफ सेल के साथ जोड़ के इसका एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। और फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन का हमने रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान रखा है। अब उस 0 से देखो कंपेयर करके कि ये दूसरे वाला कितना ज्यादा आता है और कितना कम आता है। तो ऐसे कंपेयर कर करके एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने जितने भी हमारे मेटल की रोड्स हैं या जो भी हम इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं, उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के उनकी एक सीरीज बना रखी है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज हमें काफी ज्यादा मदद करती है ईएमएफ वगैरह निकालने के लिए। उसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। रिएक्टिव वगैरह की भाई कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी वगैरह पता करने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें काफी ज्यादा मदद करती है। तो क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या चीज पढ़ी कि जो हमारी हाइड्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोड है, वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है। अब देखिए अगर वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है तो उन दोनों की रिएक्शन भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर हमारी हाइड्रोजन की जो रोड है, इलेक्ट्रोड है, अगर वो एनोड की तरह एक्ट करे, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देगी। तो जो हाइड्रोजन गैस हम यहां से भेज रहे हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब देखो इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आ पाता है। तो मेन रिएक्शन पे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे H2 है, हमने जो गैस भेजी वो H2 की फॉर्म में भेजी, तो सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाता है एटम में। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 का मतलब क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब देखो अभी तक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के दे दिया। तो अभी तक तो कहाँ दिया? अभी तक तो टूटा ही है, पर इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखा है इससे। अब ये क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो सॉरी हाइड्रोजन का जो हमारे पास रेडिकल है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो एक ही था इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे खुद पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको एक और जो हमारा H रेडिकल है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और खुद कैसा चार्ज ले लेगा? H प्लस। तो आप इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस 2H प्लस दे रही है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। पहला तरीका कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो।
दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो कि भाई जो हमारी हाइड्रोजन है, अगर आप इसको सिंगल सिंगल लिखना चाहते हो, ठीक है, तो सिंगल सिंगल के लिए क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। कि मतलब अगर हम हाफ H2 ले रहे हैं, हाफ H2 का मतलब क्या है, H2 जो है वो हाफ एग्जिस्ट नहीं करता तो एक ही मॉलिक्यूल है, बट हाफ H2 का मतलब ये है कि हम एक एटम की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो अब देखो ये हाफ H2 जो है ये क्या करेगा, एक H प्लस देगा, क्योंकि एक ही H एटम की बात की है, तो एक H प्लस देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपकी इच्छा है आप इसको ऐसे देख लो, आपकी इच्छा है कि आप इसको ऐसे देख लो। ये वाला जो पोर्शन था ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जब ये एनोड की तरह एक्ट कर रही है तो जो हम हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं वो क्या हो रही है, इस प्लैटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है। एडी, एड्सॉर्ब, 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्सॉर्प्शन, ठीक है। एडी जो है, एड्सॉर्प्शन जो है, ये सरफेस फिनोमिना होता है कि जो भी पार्टिकल है, जैसे मान लो ये आपका प्लैटिनम है और हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सरफेस पे ही चिपकेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो ये होता है सरफेस फिनोमिना, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, और एब्सॉर्प्शन जो है वो होता है बल्क फिनोमिना। क्या होता है, बल्क फिनोमिना, ठीक है। बल्क फिनोमिना में क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स, जिस भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं। जैसे इसमें क्या है, सरफेस पे चिपके हुए हैं, इसमें क्या होगा, अंदर तक चले जाएंगे। तो ये होता है बल्क फिनोमिना। तो इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं वो एडी की बात कर रहे हैं, मतलब कि सरफेस फिनोमिना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि जो हमने हाइड्रोजन गैस भेजी है यहां से, वो इस प्लैटिनम फॉइल के सरफेस पे चिपक जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगी, डिसोसिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो भेज देगी दूसरी तरफ वायर के थ्रू, ठीक है। और जो H प्लस इसने दिए, चाहे 1 दे रहे हैं, चाहे 2 दे रहे हैं, चाहे और इससे ज्यादा दे रहे हैं, वो कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन में। तो अगर सॉल्यूशन में ये H प्लस दे रहा है, इट मीन्स हमें एसिड भी कोई ऐसा ही लेना पड़ेगा जो डिसोसिएट होकर H प्लस देता हो। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, HCl। इतनी बात क्लियर है। अब मान लीजिए अगर आपकी जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। तो अब अगर मान लो हमने इसको किसी ऐसे के साथ कपल किया है जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो अब अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वायर के थ्रू, तो जो सॉल्यूशन में H प्लस पड़ा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये कैसी रिएक्शन देगा, H प्लस, अगर हम 2H प्लस की बात करें तो क्या लिख देगा, 2H प्लस, एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल होकर बाहर निकलती जाएगी, एस्केप करती जाएगी, ठीक है, बबल की फॉर्म में। मान लीजिए आप इसको एक एटम के हिसाब से या एक आयन के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, सिंगल के हिसाब से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, H प्लस, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बनाया हाफ H2, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि भाई हाइड्रोजन हमारा दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ध्यान से अगर आपने देखा हो कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने टॉपिक पढ़ाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई किस तरीके से जो ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, अगर मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0 है और आप इसके रिडक्शन को शो करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लैटिनम, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लैटिनम की वायर ली है और उसी के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन रिएक्शन हो रही है, कॉमा H प्लस,
H+ जो है वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना के, यही तो रिडक्शन प्रोसेस शो कर रहा है ना, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन में कर रही हूँ। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि भाई वो फेस ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, किसमें, H2 गैस में। और यहाँ पे इसका मीडियम क्या है, एक्वस, तो आप हर जगह एक्वस लिख सकते हो, ठीक है, जहां जहां H+ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा शी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लैटिनम H+ एक्वस, वर्टिकल लाइन H2 गैस। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है आपकी वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है, एनोड की तरह भी और आपकी कैथोड की तरह भी। तो अब देखिए जब हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि किस तरीके से हम लोग सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे पहले आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि चाहे हम हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, चाहे हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, हमेशा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों की दोनों क्या होती है, 0। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है कि 2 H+ होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, H2 गैस। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो लॉस होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, उल्टा, कि हाइड्रोजन गैस है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या दे रहा है, 2 H+। ओके, तो अब देखिए अगर आपको रिडक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी आपका H+ था वो किस में चेंज हो रहा है, जैसे कि एक्वस फॉर्म में है, तो H+ जो है वो किस में चेंज हो रहा है, H2 में, तो आप इसको लिखते हैं H2 गैस प्लैटिनम। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की, तो इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2 चेंज हो रहा होता है किसमें, H+ में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लैटिनम H2 गैस ऑब्लिक किस में चेंज हो रहा है आपका, H+ एक्वस में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप लोगों को ब्रैकेट में दे देते हैं और कई बार क्या होता है कि आप लोगों को ब्रैकेट में नहीं देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या होता है कि इधर एक्वस की जगह कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू लिखी हुई मिल सकती है, जैसे आपको यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे, मान लो सपोज 1 मोलर है या कुछ और है, ठीक है, तो वो दे देंगे और इस तरीके से लिखी हुई मिल सकती है, मतलब अलग अलग फॉर्म में। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को नीचे यहाँ पे ना लिख भी देते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर क्या है, 1 atm। ठीक है, तो ये सब चीजों को देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये क्या दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम उसको कहते हैं EMF। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे EMF, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल भी कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि भाई हम लोग 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर के अंदर हम लोग मेटल की रोड लगाते हैं, उसको वोल्ट मीटर या एमीटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डिप करते हैं, बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये तो आप लोगों को पता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले रही हूं जिंक और ये मैं ले रही हूं कॉपर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 0.34 वोल्ट, और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है मैंने, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, कम, यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा। जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां पर जाते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, लोअर,
मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कहाँ जा रहे हैं, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ या रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। तो इन दोनों के बीच का, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो इसको रिप्रेजेंट करने का हम लोगों के पास तरीका क्या होता है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कैथोड वाले का, ठीक है। तो जब हम इसका ई सेल निकालते हैं, इसको आप ई सेल भी लिख सकते हैं और इसको आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये आपको तभी यूज करना है जब आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है आपके पास और आप इस फॉर्मूले में यूज कर रहे हो। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है तो आप क्या कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा कर दीजिए। मतलब कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो वो क्या आ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स का। न्यूमेरिकल वैल्यू वही सेम रहेगी, बस क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसका आप उल्टा कर दोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कॉपर का होता है -0.34 वोल्ट, तो कॉपर का ही रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। माइनस का भी माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को तभी यूज करना है जब आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Zn2+ / Zn। अब देखो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिंक का 2+ से Zn में जा रहा है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो Zn सॉलिड में चेंज होगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। मान लीजिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट। ये दोनों आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो आप उसको उल्टा करके रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है, मान लीजिए ई सेल, हमसे बोला है ई सेल निकालिए। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको क्या पता है, कैथोड में हम वो लेते हैं जिसमें रिडक्शन हो रहा हो, और रिडक्शन किसका होता है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो। तो इन दोनों में से किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसकी। तो यानी कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, माइनस अब एनोड की तरह कौन एक्ट करेगा, जिंक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.10 वोल्ट। तो ये आप ध्यान भी रखिए कि जिंक और कॉपर का जो आपका सेल होता है उसके ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.10 वोल्ट। कई बार 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए क्या है कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से जितने भी हमारी अदर इलेक्ट्रोड्स हैं उन सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसको निकाल रखा है, और हमने क्या कर रखा है, उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रखा है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मतलब कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो ऊपर, फिर जैसे जैसे कम हो रहा है वो नीचे आ रहा है, फिर बीच में हाइड्रोजन आता है, और फिर उसके बाद और 0 से नीचे जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जा रही है उनको हम लोगों ने जो है वो अरेंज कर रखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम किसको कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of their decreasing reduction potential values is called electrochemical series। electrochemical series को हम लोग activity series भी कहते हैं। इस तरीके से electrochemical series जो है वो अरेंज होती है। अगर आप ध्यान से देखें
तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, F2 यानी कि फ्लोरीन, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 2.87। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो फ्लोरीन है नंबर 1 पे, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 2.87। फिर आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती चली जा रही है, कम। फिर 0 किसकी होती है, हाइड्रोजन की, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं और 0 से नेगेटिव में धीरे धीरे जा रही है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअल में क्या है, बस एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, और किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे ज्यादा वाली आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करते करते 0 तक, और फिर 0 से नीचे नेगेटिव तक। अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा नेगेटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, वो है लिथियम का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले जो हैं वो आपके होते हैं वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो रिडक्शन करवाने का काम करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब दूसरों का रिडक्शन करवा रहे हैं, जो करवाएं। पर यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो खुद का रिडक्शन कराएगा, दूसरे का नहीं। इसीलिए लिथियम जो है वो क्या है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इनके खुद की रिडक्शन की जो क्षमता है वो कम हो रही है, तो दूसरों का रिडक्शन करवाने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर जो इनकी रिड्यूसिंग एजेंट वाली पावर है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अगर चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो आप लोग नेट पे से भी देख के इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ कहाँ काम आती है, तो देखिए सबसे पहला इसका एप्लीकेशन ये होता है कि ये हमें बहुत ही ज्यादा मदद करती है स्ट्रेंथ पता करने में कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन होता है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल, कि दो मेटल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, या कौन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा या कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पता करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। थर्ड एप्लीकेशन होती है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके हम लोग सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। और फोर्थ होती है हमारे पास प्रिडिक्टिंग फीजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ये देखना चाहते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हम ये देखते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले की कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप फिर से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए। इस सीरीज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है या स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और ऑक्सीडाइजिंग का क्या हो जाएगा, उल्टा। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जो स्ट्रेंथ होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो बढ़ती है। तो इनके वैल्यूज को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे कंपैरिजन में ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए, मान लीजिए आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि भाई फ्लोरीन, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर, बताइए कि इसमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख के आराम से बता सकते हैं कि भाई हमारा कॉपर जो है वो क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिमिलरली आपसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए पूछा जाए तो आप इन वैल्यूज को देख के बता सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली
अगर हम बात करें किसकी रिएक्टिविटी की या फिर कंपैरिजन की, किसके बीच में, मेटल्स के बीच में, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूं कि भाई मेरे पास क्या है कि कॉपर है और कॉपर की जो वैल्यू है रिडक्शन की वो है 0.36, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको कंपेयर कर रही हूं किससे, आयरन से, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.78। मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर रिड्यूस या रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो कौन ज्यादा अच्छा एक्टिव मेटल होगा, तो आप कहेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है आयरन। क्या कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है 0.78, तो आप बता देंगे कि ये जो है ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन का बता सकते हैं कि अगर मैं ऑक्सीडेशन के टर्म्स में पूछूं तो आप बोल सकते हैं कि कॉपर जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कितना है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.36 है, तो आप कहेंगे कि भाई इसका कम है, और जो हम देख रहे हैं आयरन का उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि कॉपर जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो किसी भी रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे ईएमएफ पूछा जा रहा है तो आप ई कैथोड माइनस ई एनोड कर सकते हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके आप लोग ई सेल की वैल्यू बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी या नहीं होगी, तो आप ये देखेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि हाँ हमारी ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और रिडॉक्स चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आप लोगों के लिए रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्दर वीडियोस जो हैं वो आगे आते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।